अंडरस्टैंडिंग है पर्टिकुलरली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि हम कंपनी को एनालाइज करने के टाइम पे हम यहाँ पर कौन सी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हर्षदा जी ने यहाँ पर मेंशन किया है हिस्ट्री एंड परफॉर्मेंस, हिना जी ने यहाँ पर मेंशन किया जो हमें ज्यादा पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यस नवीद जी। वसंत जी ने यहाँ पर मेंशन किया फंडामेंटल एनालिसिस टेल्स अस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ कंपनी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट वसंत जी। सो फंडामेंटल एनालिसिस करना इट्स नॉट लाइक कि हमेशा कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ही होगी, हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली वीक भी हो। सो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कंपनी यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है, इसीलिए हम यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो चलिए हम अब स्टार्ट करेंगे अपने सेशन से। आई रियली अप्रिशिएट सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पर इंटरएक्टिव। सो चलिए अब हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ग्रोथ फैक्टर के बारे में। सो ग्रोथ फैक्टर अगर मुझे देखना है कि कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है कि नहीं, सो यहाँ पर मैं कौन से फैक्टर्स को यहाँ पर मैं देखूंगा। सो first is growth is simply an amplifier. It's good when returns exceeds the cost of capital, bad when returns is below the cost of capital, and neutral when return equals to the cost of capital. So क्या आप मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में that what do you mean by cost of capital? आपके हिसाब से cost of capital का क्या मतलब है, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। ओके, सो रंजना जी ने यहाँ पर मेंशन किया है मींस व्हाट यू इनपुट इन कंपनी। ओके, नंद किशोर जी ने यहाँ पर मेंशन किया इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मुझे यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट करनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी। सो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर पैसे की जरूरत होती है, दैट इज कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल की जरूरत होती है। सो हम पैसे हम कहाँ से रेज करेंगे। सो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लोन लिया बैंक के पास से। सो मैंने यहाँ पर लोन लिया बैंक के पास से। सो मैंने यहाँ पर अपना कैपिटल किया 1 लाख रुपीज। सो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज का लोन लिया फ्रॉम द बैंक। सो बैंक हमें फ्री में तो पैसे यहाँ पर नहीं देते, हमें यहाँ पर चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। सो जो मैंने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है एट द रेट 10% इंटरेस्ट, सो मुझे यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। दैट मीन्स मुझे हर साल 10% पे करना पड़ेगा मेरे कैपिटल के ऊपर। जो मैंने कैपिटल रेस किया है मुझे हर साल 10% इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये मेरे लिए कॉस्ट है मेरे कैपिटल पे। जो मैं कॉस्ट पे कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो पे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कॉस्ट है कैपिटल पे। जो मैंने कैपिटल रेस किया उसके ऊपर मुझे पे करना पड़ा है इंटरेस्ट, सो इज ए कॉस्ट फॉर मी। सो इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर 10,000 हर साल मुझे पे करना है ऑन माई लोन। ओके, सो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना हो गया, यहाँ पर मेरा 10,000 हो गया। सो यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे पर्टिकुलर, सो यहाँ पर क्या मेंशन किया होता है, ग्रोथ इज सिंपली एन एम्पलीफायर, इट्स गुड व्हेन रिटर्न, रिटर्न मतलब प्रॉफिट। सो रिटर्न मतलब का प्रॉफिट, प्रॉफिट कंपनी कितना अर्न करती है, रिटर्न्स एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कब यहाँ पर बेस्ट होगा, जब कंपनी रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से यहाँ पर ज्यादा अर्न करेगी। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली प्रॉफिट की बात करूँ, सो मेरे बिजनेस में से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। सो आफ्टर 1 ईयर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 50,000 का। सो अगर मुझे 50,000 का प्रॉफिट होता है जो मेरे इंटरेस्ट से ज्यादा है, सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 50,000 में से मैं 10,000 कर दूंगा। 15,000 में से 10,000 मैं कहां पर पे करूंगा, इंटरेस्ट के लिए। एंड बाकी के जो 40,000 बच जाएंगे मैं अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूं फॉर इट्स एक्सपांशन, या फिर कुछ भी यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मैं किसी भी चीज के लिए यहाँ पर यूज कर सकता हूं द रिमेनिंग 40,000 फॉर माई डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। मैं ज्यादा कमा रहा हूं मेरे इंटरेस्ट, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, सो मेरे ग्रोथ के स्कोप्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं।
हो सकता है मैं यहाँ पर ज्यादा ग्रो यहाँ पर कर पाऊँ कुछ आने वाले सालों में, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ बचा हुआ यहाँ पर प्रॉफिट। ओके, सो इसी जगह पे अगर हम देखते हैं, अगर मैं 5,000 अर्न कर रहा होता, सो 50,000 के वजह अगर मैं यहाँ पर 5,000 अर्न कर रहा होता, सो मैं बोल सकता हूँ 5,000 जो मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, जो मेरे इंटरेस्ट से कम है, सो मैं बोल सकता हूँ मैं अपना इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाता। सो अगर मैं अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा, सो मैं अपने डिफॉल्ट कर जाऊंगा लोन को लेकर। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा कुछ सालों में, सो यहाँ मेरा बिजनेस यहाँ पर बैंकरप्ट भी हो सकता है, मुझे यहाँ पर बैंकरप्सी के लिए करना पड़ेगा, एंड मुझे अपना बिजनेस यहाँ पर क्लोज करना पड़ सकता है। सो इसलिए अगर यहाँ पर आपकी अर्निंग दैट इज रिटर्न्स, आपके अगर रिटर्न्स आपके बैड वैन रिटर्न्स बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। अगर आपकी कंपनी पर्टिकुलर प्रॉफिट अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर कम प्रॉफिट अर्न कर, इट इज अ नेगेटिव पॉइंट। सो इसीलिए हमेशा कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, हमेशा कंपनी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा अर्न करनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ ओवर हियर। सो द नेक्स्ट इज इट एड्स वैल्यू व्हेन the company earns return on capital higher than its cost of capital. So कंपनी यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा, सो हमें यहाँ पर वैल्यू ऐड होती है बिजनेस में। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपांड करते हो अपने बिजनेस को, अगर कुछ अपने पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स आप ऐड करते हो, कुछ ऐड करते हो, पर्टिकुलर न्यू मशीनरी अपने इंट्रोड्यूस की, वैल्यू तो जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम्पल मुझे आप फर्स्ट ईयर में मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली ज्यादा प्रॉफिट हुआ मेरे कॉस्ट कैपिटल से, सेकंड ईयर में यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, थर्ड ईयर में फिर से मुझे ज्यादा हुआ, फोर्थ ईयर में भी ज्यादा हो गया, एंड फिफ्थ ईयर में फिर से यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जरूरी नहीं है कि हमें लास्ट ईयर ही देखना है, बट प्रॉफिट जो आपका ग्रोथ होता है, जो आपके प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, दैट शुड बी कंसिस्टेंसी इन योर प्रॉफिट। प्रॉफिट में हमेशा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मींस हर साल कम प्रॉफिट करनी चाहिए, उसके अंदर भी यहाँ पर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 10% ग्रोथ हुआ, सेकेंड ईयर में 20, 40, 60, 80, 120%। सो ऐसे यहाँ पर ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉफिट में। अगर ग्रोथ में यहाँ पर डिक्लाइन आता है, यहाँ पर डिविएशन आता है, मीन्स यहाँ पर ग्रोथ कम हो रही है पर्टिकुलर ईयर में, थर्ड ईयर में यहाँ पर ग्रोथ डाउन है, फोर्थ ईयर में फिर से ऊपर है, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर गुड सिग्नल, यहाँ पर पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट है। एक कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए पर्टिकुलर बिजनेस में, तो ही हम यहाँ पर बोल पाएंगे कि कंपनी यहाँ पर ज्यादा ग्रो कर पाएगी, वरना यहाँ पर इतनी ग्रोथ नहीं हो कंपनी में। सो ये था पर्टिकुलर ग्रोथ के बारे में। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, सभी को यहाँ पर समझ में आ चुका है। सो अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है इन बिटवीन द सेशन, सो प्लीज अपना डाउट यहाँ पर मेंशन करें चैट बॉक्स में, जो भी आप क्वेश्चन है डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो अपने चैट बॉक्स में। सो चलिए यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। सो चलिए हम आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे फिनेंशियल रेशियोज के बारे में। सो हम फिनेंशियल रेशियोज कौन से देखने वाले, फर्स्ट इज ग्रोथ रेशियोज, सीएजीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड एबिटडा मार्जिन। सो हम रेशियोज के बारे में देखेंगे वन बाय वन डिटेल में। सो फर्स्ट इज सीएजीआर। सो सीएजीआर का क्या मतलब है? सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। सो सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं एबीसी लिमिटेड कंपनी, या फिर जस्ट ए मोमेंट, ओके, सो अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी है, सो एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी, अगर मैं इसके सेल्स ग्रोथ की बात करूं, सेल्स ग्रोथ, सो अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 2015 में यहाँ पर ग्रोथ रेट थी, सो सेल्स यहाँ पर ग्रो हुआ था 5% से। 2016 में सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने मिली थी 10% की। 2017 में
सेल्स यहाँ पर ग्रो हुआ था बाय 25%। 2018 में ग्रोथ में यहाँ पर डिक्लाइन आया था, 10% से यहाँ पर ग्रो हुआ। 2019 में नेगेटिव ग्रोथ देखने मिली 2% से। सो अगर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर सेल्स कौन से परसेंट से यहाँ पर ग्रो हो रही है फ्रॉम 2015 से लेकर 2019 तक, कौन से रेट पे यहाँ पर ग्रो हो रहा है सेल्स, क्या ग्रोथ रेट क्या है सेल्स की ओवर द ईयर, ओवर द 5 years यहाँ पर क्या ग्रोथ है? प्लीज मेंशन करें अपना आंसर चैट बॉक्स में कि 5 सालों में सेल्स यहाँ पर कितना ग्रो हुआ। क्या आप मुझे परसेंटेज यहाँ पर बता सकते हो? Please mention your answer into the chat box. ओके, सो हिना जी ने यहाँ पर मेंशन किया फाइनल ईयर, विजय जी ने यहाँ पर मेंशन किया 50%। ओके, नवित जी ने यहाँ पर मेंशन किया है 9.6%। ओके, एवरेज 10 अराउंड। ओके, सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट ने सभी पर्टिकुलर एवरेजेस को, सभी पर्टिकुलर ग्रोथ रेट्स को एवरेज करने का ट्राई किया, बट इट्स नॉट एन करेक्ट अप्रोच। यहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यस एवरेजिंग हमें पता चल जाएगा कि एवरेज ग्रोथ रेट क्या थी, बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एवरेजिंग में कंसिडर नहीं होता। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एवरेजिंग में कंसीडर नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं CAGR। इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसके अंडर यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। So the compound annual growth rate or the CAGR is the mean annual growth rate of an investment over a specified period of time longer than 1 year. सो CAGR अगर हम देखेंगे मार्केट में, म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड्स को पर्टिकुलर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। जस्ट लाइक कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने फंड्स को एडवर्टाइज करने के लिए हमेशा CAGR रेट यहाँ पर बताएंगे 5 years की, 10 years की, कभी भी एनुअल रेट आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि 5 years एंड 10 years ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। सो दिस हेल्प्स देम टू अट्रैक्ट द कस्टमर। सो CAGR यहाँ पर यूज किया जाता है बाय पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनीज, अनलाइक द एब्सोल्यूट रिटर्न। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, unlike the absolute return, CAGR takes the time value of money into the consideration. So CAGR takes the time value of money into the consideration. As a result, it can reflect the return of an investment generated over a year. So इसीलिए CAGR को हम यूज करते हैं other than the averaging. So क्या फॉर्मूला है, हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर CAGR के हेल्प से हम देखेंगे। सो प्रदीप जी ने यहाँ पर 9.6, राहुल जी ने यहाँ पर 9.6 यहाँ पर मेंशन किया। ओके, सो चलिए हम देखते हैं फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला है, हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं CAGR। सो CAGR का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1 बाय टाइम इन ईयर -1। सो फाइनल वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1 बाय टाइम इन ईयर -1। सो चलिए मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके जाऊंगा एंड मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है CAGR। ओके, सो आई होप दैट सभी को मेरी यहाँ पर स्क्रीन विजिबल है। तो हम देखेंगे CAGR के बारे में। सो फर्स्ट इज so let's take a year sales growth and growth percentage। सो हम देखेंगे ग्रोथ परसेंटेज। ओके, सो ईयर की अगर बात करूं तो यहाँ पर 2014, 2015, 2017, 2019 and 2020 over here। सो ये है पर्टिकुलर ईयर।
सो मैंने यहाँ पर ईयर ले लिए। अब मैं यहाँ पर लूंगा सेल्स के फिगर्स। सो 2014 में 100 करोड़ का यहाँ पर सेल्स हुआ था। 125, 172, 201, 241, 235 का यहाँ पर सेल्स में यहाँ पर डिक्लाइन हम ले लेते हैं। सो 247। सो ये था पर्टिकुलर सेल्स के फिगर। सो अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के मुकाबले यहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ, सो कैसे देखेंगे? इट्स सिंपल। करंट ईयर को मैं माइनस करूंगा प्रीवियस ईयर के साथ, सो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा पर्टिकुलर ग्रोथ रेट। सो यहाँ पर 25 का यहाँ पर ग्रोथ था। सो 25 करोड़ से यहाँ पर ग्रो हुआ था सेल्स in the year 2015 as compared to year 2014. So अब 25 जो अब ग्रो हुआ, ये कितना परसेंटेज बन जाता है प्रीवियस ईयर का? सो मुझे यहाँ पर मिलेगा ग्रोथ परसेंटेज। सो चेंज को यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर के साथ, सो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा एक 0.25। सो इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा परसेंटेज में। सो यहाँ पर मुझे मिल गया एनुअल ग्रोथ, मीन्स एक साल का ग्रोथ कितना हुआ वो मुझे यहाँ पर पता चला। सो सेम यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा बाकी सभी ईयर्स के लिए। सेम यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा ग्रोथ परसेंटेज फॉर द रिमेनिंग ईयर। सो ये है पर्टिकुलर योर ग्रोथ रेट। सो हमने यहाँ पर ग्रोथ रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। सो चलिए अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे CAGR। सो CAGR कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कौन सी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है? सो वी रिक्वायर द फाइनल वैल्यू। सो आप सब यहाँ पर मेंशन करें, मेरे लिए यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर किसे लेंगे? बिगिनिंग वैल्यू हमें चाहिए, एंड T फॉर टाइम, दैट इज टाइम इन ईयर्स। ओके, सो सभी यहाँ पर मेंशन करें कि yes, Ankit ji, so 247 is the correct answer, final value. But beginning value, so हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं 2015 से 2020 तक। So 2015 से 2020 तक यहाँ पर कितना ग्रोथ हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे। So हमारे लिए यहाँ पर बिगनिंग वैल्यू हो जाएगा 125। So beginning value will be your 125, and यहाँ पर फाइनल वैल्यू की बात करूँ, so फाइनल वैल्यू एब्सोल्युटली करेक्ट अंकित जी, दैट इज 247। So 247 आपका यहाँ पर फाइनल वैल्यू हो जाएगा, एंड 125 आपका यहाँ पर बिगनिंग वैल्यू हो जाएगा। सो टाइम इन द ईयर कितने सालों के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं CAGR? इट्स फॉर 6 इयर्स। सो हम 6 साल के लिए यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर CAGR वैल्यू। सो 6 टाइम इन द ईयर, सो कितने साल? 6 इयर्स। सो CAGR, सो CAGR हम कैलकुलेट करेंगे। चलो वैल्यूज को हम यहाँ पर इनपुट करेंगे फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला क्या था? फाइनल वैल्यू अपॉन बिगनिंग वैल्यू। So final value divided by beginning value raised to upper arrow raised to 1 divided by T, that is time in the year 6 years, and minus 1. So ये है फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में मैंने यहाँ पर सभी फिगर्स इनपुट कर दिए हैं, एंड एंटर प्रेस करूंगा। सो इट्स 0.12, सो हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, एंड इट कम्स अराउंड 12%। सो यहाँ पर 12% आपका यहाँ पर पर्टिकुलरली CAGR है। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं आपका 12% इज योर CAGR। सो इस तरह हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर CAGR। यस, सो रंजना जी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो वसंत जी हमने यहाँ पर 100 क्यों नहीं लिया बिगनिंग वैल्यू? क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था पर्टिकुलर CAGR फ्रॉम 2015 टू 2020। हम यहाँ पर 2015 से लेके 2020 का हम यहाँ पर CAGR कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 100 नहीं लिया, जो कि वैल्यू था 2014 का।
सो रंजना जी आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो, फिर से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फाइनल वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1/t, दैट इज द टाइम इन इयर्स माइनस 1। सो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो। सो आई होप दैट सभी को आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी, सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंड, सभी को यहाँ पर क्लियरली समझ में आ चुका होगा दैट व्हाट इज अ CAGR। So you can take a screenshot of this for a reference. ओके सो अब मैं देख सकता हूँ देयर आर नो फर्दर डाउट्स। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रेशियो के साथ। सो ये हमने यहाँ पर देख लिया CAGR के बारे में, अब हम देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। सो द ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेम, जस्ट लाइक रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या? रिटर्न मतलब प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनी ने यहाँ पर कितना प्रॉफिट अर्न किया। रिटर्न मतलब प्रॉफिट ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, मींस जो शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, सो वो पैसों को यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो हमें पता चलता है फ्रॉम रिटर्न ऑन इक्विटी। सो कंपनी ने पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के पैसे यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर यूज किए वो हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली क्लियरली हमें यहाँ पर पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है, सभी यहाँ पर मेरी आवाज को क्लियरली सुन पा रहे हैं। So if it's clear, please mention करें yes into the chat box. So I hope that it's crystal clear to all the participants. Okay, so नवी जी आप अपने एंड से एक बार चेक करें, there might be some network issues, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स क्लियरली यहाँ पर सुन पा रहे मेरी वॉइस। सो वसंत जी CAGR से हमें यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी का पर्टिकुलर सेल्स या फिर प्रॉफिट कौन से रेट पे आपका ग्रो हो रहा है एक पूरे पर्टिकुलर ओवर द 5 इयर्स। ओवर द 5 इयर्स आपका ग्रोथ रेट क्या रही, कंपनी यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया 5 सालों में, वो हमें पता चलता है CAGR के हेल्प से। ओके सो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी मींस कंपनी ने यहाँ पर शेयर होल्डर्स के फंड को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा के दिया, हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो उसे यहाँ पर कहा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। सो नवीन जी यहाँ पर मैं कंफर्म कर चुका हूँ, बाकी पार्टिसिपेंट से भी सभी को यहाँ पर मेरी वॉइस क्लियर है। सो प्लीज आप एक बार फिर से एक बार रीजॉइन कीजिए सो दैट देयर माइट बी सम एरर्स, नेटवर्क इश्यूज कुछ हो सकते हैं आपके एंड पे। ओके सो चलिए, so the return on equity is very important ratio as it helps the investor assess the return the shareholders earn for every unit of capital invested. so company यहाँ पर return means profit की हम बात कर रहे हैं, so profit यहाँ पर कितना पर्टिकुलर कंपनी ने अर्न करके दिया अपने इन्वेस्टर को, वो हमें यहाँ पर पता चलता है ROE के पर्टिकुलर हेल्प से। सो ROE shows the efficiency of the company in terms of generating profit to its shareholders. सो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है प्रॉफिट जनरेट करने में, शेयर होल्डर्स के फंड को यूज करके कितना पर प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है कंपनी द्वारा, वो हमें यहाँ पर पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा हाई होगा मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इट इज पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। एंड अगर कंपनी शेयर होल्डर्स फंड यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, सो मैं बोल सकता हूँ लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो इट विल बी अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी।
सो ये था आरओई के बारे में। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आरओई? इट इज नेट प्रॉफिट। सो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। सो नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। एंड वन मोर थिंग, एक और बात, जब भी आप पर्टिकुलरली ग्रोथ रेशियोज या फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की हम बात करते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, सो हमेशा परसेंटेज में ही होगा। सो हमेशा हम परसेंटेज में ही देखेंगे। सो यहाँ पर ऑलवेज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो हमेशा हमें यहाँ पर 100 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। सो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सेल शीट पे लेके चलूंगा एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियोज। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक केक बिजनेस स्टार्ट करना है। सो अगर मुझे यहाँ पर एक केक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो मैंने यहाँ पर इनिशियली मैंने यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट किए जो मेरे खुद के थे। सो जब भी आप खुद के पैसे इन्वेस्ट करते हो इट इज कंसिडर्ड एज इक्विटी, मींस मैंने यहाँ पर उधार नहीं लिया। उधार लेता तो डेट कंसिडर होता या फिर लोन में कंसिडर होता, बट मैंने यहाँ पर खुद के पैसे इन्वेस्ट किए सो यहाँ पर इक्विटी में कंसिडर होगा। सो पूरे 10,000 मेरे खुद के थे, सो मेरा पर पूरा 100% शेयर होल्डर्स फंड हो गया। सो 100% मेरा शेयर होल्डर्स फंड है। सो नवीन जी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सभी पार्टिसिपेंट को क्लियरली यहाँ पर ऑडिबल है मेरी वॉइस। सो नवीन जी आपके एंड पे कुछ इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं। सो जब भी यहाँ पर इंटरनेट यहाँ पर स्लो होता है तो यू फेस ऑडियो इश्यूज। सो देयर माइट बी सम इंटरनेट इश्यूज एट योर एंड, सो प्लीज चेक दैट आउट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैं यहाँ पर 10,000 इन्वेस्ट का जो 100% शेयर होल्डर फंड हो गया। सो अब मैं यहाँ पर देखूंगा फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 ईयर मेरा नेट प्रॉफिट था। सो मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया 2,500 का। सो अगर मैं 2,500 का प्रॉफिट अर्न करता हूँ, सो मैंने यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया, मेरे यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया, क्या परफॉर्मेंस दिया, अगर मुझे चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ROE, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला है, सिंपल है, रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी, सो अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, सो रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज नेट प्रॉफिट upon shareholders fund into 100, so multiply by 100। so अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करेंगे। so net profit 2,500 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड क्या था, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम शेयर्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। so 10,000 शेयर होल्डर्स फंड था, so it comes around 25%। so 25% आपका यहाँ पर आंसर है, मींस मेरे बिजनेस ने शेयर होल्डर्स फंड को यूज करके 25% यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। सो मार्केट में कंपनीज यहाँ पर रेशियोज को मैनिपुलेट कर सकती है कैसे। अगर न्यूमरेटर अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है, अगर न्यूमरेटर यहाँ पर बढ़ता है मींस नेट प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो रेशियो भी मेरा बढ़ेगा, यहाँ पर रेशियो भी इंक्रीज होगा, बट नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। अगर डिनोमिनेटर कम होता है, अगर मेरा शेयर होल्डर्स फंड अगर कम हो जाता है तो भी यहाँ पर रेशियो बढ़ेगा, बट दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। तो इसीलिए हमें यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एग्जाम्पल लूंगा एंड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप पर अफेक्ट कर सकता है शेयर होल्डर्स फंड टू दिस पर्टिकुलर रेशियो। सो अज्यूम करते हैं कि मैंने 10,000 के बजाय मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया ओनली 7,000। सो मैंने यहाँ पर 7,000 का खाली इन्वेस्टमेंट किया एंड बाकी के 3,000 मैंने यहाँ पर लोन लिया। सो बाकी के 3,000 का मैंने यहाँ पर लोन लिया। सो मैं बोल सकता हूँ 70% मेरा यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डिंग है, मींस यहाँ पर मेरा शेयर होल्डर्स फंड मेरा 70% है एंड 30% मैंने यहाँ पर लोन लिया है। अगर अब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है मैंने यहाँ पर कांस्टेंट रखा है, खाली यहाँ पर मैंने चेंजेस किया है इक्विटी फंड में शेयर होल्डर्स फंड में। प्रॉफिट मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया। हम देखेंगे खाली शेयर होल्डर्स फंड के चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा रेशियो में।
सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड जो यहाँ पर मैं लूंगा 7000। सो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट मेरा सेम था, प्रॉफिट में यहाँ पर चेंजेस नहीं हुआ, खाली एक यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड में चेंजेस के कारण रेशियोज में हम यहाँ पर देख सकते हैं उछाल हमें देखने मिला, दैट इज 36%, डायरेक्टली 25% से 36% चला गया। सो इसीलिए जब भी आप एनालाइज करो किसी भी कंपनी को, जब भी आप कंपेयर करते हो किसी भी दो कंपनीज को, तो हमेशा चेक करें कि दोनों का शेयर होल्डर्स फंड कितना है। यहाँ पर दोनों में से, दोनों कंपनीज में से किसी ने यहाँ पर लोन तो नहीं लिया। सो फर्स्ट सभी आपका क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही आपको आरओई के बेसिस पर आपको कंपेयर करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द आरओई। सो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट रेशियो, दैट इज आरओए, दैट इज जस्ट सिमिलर टू द आरओई। सो आई होप दैट सभी को अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी आरओई को लेकर। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। ओके, सो देयर आर नो फर्दर डाउट्स। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे आरओए के बारे में। सो जस्ट लाइक सिमिलर टू द आरओई, सो जैसे कि हमने आरओई दैट इज रिटर्न मींस प्रॉफिट हमने यहाँ पर देखा था शेयर होल्डर्स फंड पे। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे सो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, आरओई का फॉर्मूला आप सभी के पर्टिकुलर स्क्रीन पे, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं आरओए के साथ। सो आरओए दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स मींस कंपनी ने यहाँ पर कितना प्रॉफिट किया अपने एसेट्स के ऊपर। सो एसेट्स को यूज करके, एसेट्स मतलब जो कंपनी ओन करती है, जस्ट लाइक कार, मशीनरी, बिल्डिंग, पर्टिकुलर ट्रक्स, सभी यहाँ पर एसेट्स में यहाँ पर कंसिडर होते हैं। सो कंपनी ने अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके कितना यहाँ पर प्रॉफिट कमाया, वो हमें यहाँ पर पता चलता है रिटर्न ऑन एसेट्स है। सो अगर कंपनी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सो पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए। अगर यहाँ पर आरओए जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर होगा किसी भी कंपनी के लिए। सो यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी पता चलती है कंपनी की, कि कंपनी कितनी यहाँ पर एफिशिएंट है अपने एसेट्स को यहाँ पर यूज करने में एंड प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करने में। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। Return on assets ROA is an indicator of how profitable a company is relative to its total assets. ROA gives a manager, investor, or analyst an idea as how efficient a company's management is at using its assets to generate earning. So हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैनेजमेंट यहाँ पर कितना एफिशिएंट है, कैसे यहाँ पर ज्यादा एसेट्स को यूटिलाइज करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा रहा है, वो हमें पता चलता है रिटर्न ऑन एसेट्स के हेल्प से। सो अगर मैं यहाँ पर आगे हम देखें, सो रिटर्न ऑन एसेट्स फिगर gives investor an idea of how effective the company is in converting the money it invests in it into the net income. So यहाँ पर कितनी एफिशिएंट है कंपनी अपने जो भी एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्हें यहाँ पर फिर से रिकवर करने में। हायर द आरओए नंबर द बेटर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 लाख की एक मशीनरी खरीदी, 1 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी। सो मैं मशीनरी को यूज करके मैं यहाँ पर एक साल में 10,000 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। सो मुझे कितने साल लगेंगे पर्टिकुलर मशीनरी के जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे उसे रिकवर करने में? सो मुझे यहाँ पर 10 साल लग जाएंगे। सो जितनी जल्दी यहाँ पर कंपनी रिकवर कर पाएगी जो अमाउंट उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, दैट विल बी द पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। सो ये था आरओए के बारे में। सो फॉर्मूला हम देखेंगे आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। सो हम देखेंगे एंड वी विल ट्राई। आई विल गिव यू एन एग्जांपल over here. So return on assets simple है, return means profit upon total assets, so net income upon total assets. So ये है फॉर्मूला। so चलिए अब मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके चलूंगा एंड हम देखेंगे एग्जांपल के साथ, हम देखेंगे कि आरओए कैसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एग्जांपल जहां पर दो फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पिज्जा बिजनेस।
सो पिज्जा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो हम देखेंगे एसेट्स में दोनों ने यहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया। सो राम ने 10,000 के एसेट्स खरीदे। सो राम का एक व्यू था कि मुझे यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, जो काम की चीजें है वही पर मैं खरीदूंगा, ज्यादा यहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सो राम ने ओनली यहाँ पर 10,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किए एंड श्याम ने यहाँ पर इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपीज। सो श्याम का व्यू था कि मुझे यहाँ पर एक बेटर एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, सो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा पर्टिकुलरली फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा एंड मुझे यहाँ पर 1 लाख के एसेट्स में खरीदूंगा। सो श्याम ने यहाँ पर 1 लाख के एसेट्स खरीदे। सो अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। सो मैं नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ, सो नेट प्रॉफिट राम ने यहाँ पर अर्न किया ओनली 1,500 रुपीज, बट श्याम ने यहाँ पर अर्न किया 8,000 रुपीज। सो 8,000 का यहाँ पर प्रॉफिट किया श्याम ने एंड राम ने यहाँ पर 1,500 का खाली प्रॉफिट किया। सो क्या आप मुझे मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में कि किसने यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट रिटर्न यहाँ पर अर्न करके दिया उनके एसेट्स के ऊपर। सो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने यहाँ पर अर्न करके दिया उसके एसेट्स के ऊपर, कौन यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट था इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स यूटिलाइजेशन। सो प्लीज अपना आंसर मेंशन करें चैट बॉक्स में। यस, सो हिना जी ने यहाँ पर राम मेंशन किया है और सुरंजना जी ने यहाँ पर मेंशन किया राम। ओके ओके, सो पंकज जी ने यहाँ पर श्याम मेंशन किया है। ओके राहुल जी श्याम, वसंत जी ने यहाँ पर राम मेंशन किया है। ओके अंकित जी राम, मिनल जी राम। ओके सो हम यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेट करके। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि पर्टिकुलर आरओए के बेसिस पे दोनों ने यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस किया। सो आरओए हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आरओए? इट्स सिंपल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स यहाँ पर दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एसेट्स हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस परसेंटेज में होंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सो चलिए फॉर्मूला में हम यहाँ पर वैल्यूज इनपुट करते हैं। सो नेट प्रॉफिट 1,500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स दैट इज 10,000। सो यहाँ पर 15% का प्रॉफिट जनरेट किया है राम ने ऑन इट्स पर्टिकुलर एसेट्स। सो 15% का यहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न किया है ऑन इट्स एसेट्स राम ने। एंड अगर शाम की बात करें तो शाम ने नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स पर शाम ने 8% का प्रॉफिट जनरेट किया है। सो ये था दोनों की परफॉर्मेंस। तो हम अगर देखेंगे राम हैज परफॉर्म वेल एज कंपेयर टू द श्याम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट यूटिलाइजेशन। सो ये था रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में। सो you can take a screenshot of this. ओके सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखेंगे नेक्स्ट रेशियो दैट इज एबिटा। एबिटा फुल फॉर्म जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सो हम एबिटा के बारे में हम पहले हम यहाँ पर सीख चुके हैं पर्टिकुलर सेशन नंबर 13 में, मंडे के सेशन में यहाँ पर पहले हम देख चुके हैं कि एबिटा क्या होता है। सो एबिटा अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं लोन के ऊपर, टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो हम यहाँ पर सीख चुके हैं पर्टिकुलर मंडे के सेशन में। सो अगर आपने यहाँ पर अटेंड नहीं किया था मंडे का सेशन, सो आप रिकॉर्डिंग रेफर करें एंड यहाँ पर देखिए कि एबिटा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब है। सो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, सो हम देखेंगे एबिटा को कैलकुलेट कैसे किया जाए। सो एबिटा को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर ज्यादा फोकस करेंगे। सो सेल्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू, सेल्स एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो हम यहाँ पर अर्न करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम आवर कोर बिजनेस। सो टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का कोर बिजनेस क्या है? कार को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल्स करना। सो जो सेल्स करके कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, जो यहाँ पर पैसे कमाए, वो यहाँ पर सेल्स कंसिडर किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी थी, उसे यहाँ पर बेचकर जो प्रॉफिट कमाया वो हम कंसिडर करेंगे? नो,
हम वो यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर बिजनेस में से प्रॉफिट नहीं आया, वो प्रॉपर्टी को सेल्स करके यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। सो इसलिए हम कौन सा प्रॉफिट यहाँ पर कंसिडर करेंगे, कौन सा रेवेन्यू हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, सेल्स का रेवेन्यू। मींस कार को सेल्स करके जो भी पैसे यहाँ पर कमाएंगे वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू और द सेल्स रेवेन्यू। सो माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो कार को मैन्युफैक्चर करने में कुछ खर्चा भी लगा होगा। सो एक्सपेंसेस दैट